नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SLT टेक एन पर और मैं हूं शंकर लाल तंवर। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमें रीट 2021 के गणित विषय के जो मॉडल पेपर 1 हैं उसमें जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे उनका लाइव सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। आपके जिस भी प्रश्न में डाउट है उस डाउट को आप क्लियर कर लीजिए। और वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखाई दे रहे लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अंत तक देख करके इसे लाइक करें और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। हमारा ये वीडियो देखिए, सबसे पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। पहला प्रश्न रहा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ आपको सवाल दिया गया था 100 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 1.1 गुणा 1। तो यहाँ देखिए 100 और 10 है, उनको हम गुणा करेंगे तो आएगा 1000 और फिर 11 को 11 से गुणा करेंगे तो आता है 121 और एक अंक के ऊपर यहाँ दशमलव है तो ये एक अंक के ऊपर हम दशमलव लगा देंगे और 1 से गुणा अब 121 को करेंगे तो यही संख्या आएगी। अब जब इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये 121 तो ज्यों का त्यों आ गया और इसके 3 जीरो लगा देंगे और एक अंक के ऊपर दशमलव है, इसका मतलब है यहाँ हम एक अंक के ऊपर दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद में जीरो कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 12100 जो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप अपने आंसर हैं वो साथ साथ में कमेंट करते चलें, वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर कमेंट करें। उसके बाद में इसका हल है वो आप देखें और जब पूरे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएं तो अंत में अपना स्कोर है वो ज़रूर कमेंट करें कि इस पेपर में 30 में से आपको कितने प्रश्न सही हुए। 2014 में श्याम की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर थी। यदि 2015 में उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि हुई तो 2015 में उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए शुरू में उसकी 2014 में ऊंचाई 160 सेंटीमीटर थी और 15 में इस 160 का 10% और बढ़ गई तो 160 का 10% ज्ञात करके हम इसे 160 में जोड़ देंगे तो ये 160 है और इसका 10% जब हम ज्ञात करेंगे तो आएगा 16। तो 160 है उसमें से 16 हम जोड़ देंगे तो आएगा 176 और 176 सेंटीमीटर पहले ही ऑप्शन में दी गई है तो इस तरह से इसका भी पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट देखिए तीसरा प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पंप 2 घंटे में पानी से एक टंकी को भर सकता है। तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनको आप जितना पढ़ें उतना लिखते चलें। 1 घंटे में एक पंप है वो 2 घंटे में उसको भरता है तो उसकी क्षमता कितनी होगी 1/2 और फिर रिसाव के कारण टंकी को भरने में पूरी भरने में उसको 18/5 घंटे लगते हैं तो पूरी जो टंकी की क्षमता है वो कितनी हो जाएगी 5/18। अब रिसाव द्वारा टंकी के पानी को बाहर निकालने में लगने वाला समय क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है तो उसको हम टी मान लेते हैं। मानना उसका इस टंकी को खाली करने में टी समय लगा तो खाली करने की जो क्षमता है पंप की वो क्या हो जाएगी 1/T। अब जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे यानी ये तो टंकी को भरने की क्षमता है और ये टंकी को खाली करने की क्षमता है -1/T। तो जब इनका अंतर हम ज्ञात करेंगे तो वो होती है 5/18। यानी जब पूरी एक तरफ से पानी इसके अंदर जा रहा है और एक तरफ निकल रहा है तो बाद में जब पूरी टंकी भरेगी तो वो इसकी क्षमता हो जाएगी। अब यहाँ देखिए इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं तो -1/T बराबर है 5/18 -1/2 ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये माइनस है तो इसको हम माइनस का भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/T बराबर है ये 1/2 है वो तो प्लस का हो जाएगा और 5/18 है वो हो जाएगा माइनस का।
अब इसको देखिए सरल कीजिए, सरल करेंगे, एलसीएम है वो 18 आएगा, 18 में 2 का भाग देंगे 9 आएगा, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 और ये 5 आ जाएगा और बटा में 18। तो इसको घटाएंगे 9 में से 5 को तो आएगा 4 बटा 18। 4 बटा 18 है वो आ गई इस टंकी को खाली करने की क्षमता। तो पूरा टाइम है वो कितना हो जाएगा, टाइम होगा, समय हमें बताना है कि कितना समय लगा, तो समय बराबर हो जाएगा। अब ये 1 बटा 18 जो क्षमता है उसको हम लिख देंगे 18 बटा 4 इस रूप में लिखेंगे। तो अब इसको सरल करेंगे तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 9/2 घंटे। तो यानी जो टंकी रिसाव के द्वारा टंकी के पानी के बाहर निकलने का में लगा जो समय है वो होगा 9/2 घंटे। और ये 9/2 घंटे ऑप्शन दिया गया है पहले ही ऑप्शन में। तो इसे जो तीसरा प्रश्न है उसका पहला ऑप्शन है उसको आपको आंसर के रूप में स्वीकार करना होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न दिया गया है, यदि x बराबर 17 हो तो 3x + 16 डिग्री और x + 6 डिग्री पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए x जहां भी दिया गया है उसकी जगह हम 17 रखेंगे। तो 17 रखेंगे तो यहाँ 17 दूनी 34, 17 आती है 51 + 16। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 67। यहाँ भी हम 17 रखेंगे और उसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब 67 और 23 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 90 आता है। 7 और 3 10 की 0 असल की 1 6 2 8 और 1 9। तो पहला कथन है वो तो सत्य है। फिर देखिए y बराबर हम 16 माने तो 5y + 66 और y + 18 बराबर संपूरक हो तो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए हम 16 रखते हैं तो 16 पंजे 80 और प्लस उसमें कर देंगे 66। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 8 14 146 हो गया। और यहाँ हम 16 को 18 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और ये 34। अब देखिए 146 और 34 को जब हम जोड़ते हैं तो 10 की बिंदु असल की 1 14 और 3 17 और 1 18 होते हैं। तो ये दोनों कथन है वो सत्य हैं। तो ए और बी ये दोनों कथन सत्य हैं। इसको बताने के लिए सी ऑप्शन को आपको स्वीकार करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 5 का, यदि आयत की एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और विकिरण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो परिधि ज्ञात कीजिए। मान लिया ये एक आयत है और इस की ये लंबाई है वो तो हो गई 24 सेंटीमीटर और ये एक विकिरण है, इसकी लंबाई दे दी 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें परिधि ज्ञात करनी है। परिधि के लिए हमें चौड़ाई और चाहिए। तो यहाँ आप देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC। ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार मान लीजिए आप। तो यहाँ देखिए 25 का वर्ग 625 होता है और 24 का वर्ग होता है 576। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 49 और 49 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 7। तो ये हो गई 7 और ये हो गई 24। अब परिधि का मतलब इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो 24 दूनी 48 और 7 7 14, इनका जब हम जोड़ करेंगे तो आएगा 12 5 और 1 6 62 सेंटीमीटर, जो इस बी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट छठा सवाल, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। 4 लीटर 40% स्पिरिट के मिश्रण को 6 लीटर 50% स्पिरिट पानी के मिश्रण में मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में स्पिरिट का संकेंद्रण ज्ञात कीजिए। आपको ये पढ़ने में सवाल है वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है लेकिन इजी है। यानी 4 लीटर है उसमें 40% स्पिरिट मिला हुआ है और 6 लीटर पानी है उसमें 50% स्पिरिट मिला हुआ है। अब इन दोनों मिश्रण है उसको एक साथ मिला दिया जाता है तो उसमें जो स्पिरिट का संकेंद्रण है यानी मिश्रण है वो कितना होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम 4 का 40% ज्ञात करते हैं तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1.6 लीटर ये आ गया। और फिर 6 लीटर है उसका हम 50% ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 2 और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 3 लीटर, ये हो गया 3 लीटर। तो अब इसका हम योग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.6 लीटर। अब ये 4.6 लीटर है ये हो गया आपके इस संपूर्ण मिश्रण है उसमें पानी इस स्पिरिट का
तो ये स्प्रिट है वो कितने में है, यानी यहाँ देखिए 4 लीटर पानी था और ये 6 लीटर पानी था। इस 4 और 6 लीटर जो पानी है उसमें ये इतनी लीटर तो क्या है, स्प्रिट है। अब हम इस 10 लीटर पानी में स्प्रिट है वो कितना हुआ, 4.6 हुआ। तो अब 100 में से कितना होगा वो हम इसे ज्ञात कर लेंगे। तो 10 लीटर है उसमें है 4.6 लीटर, तो ये 4.6 बटा 10। अब इसका प्रतिशत हम ज्ञात करने के लिए गुणा कर देंगे 100 से, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे और 4.6 है उसको 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46, तो ये आ जाएगा 46%। तो यानी जो अंतिम मिश्रण है उसमें स्प्रिट का संकेंद्रण है वो 46% होगा। तो ये 46% है वो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है, उसमें दिया गया है गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। गणित समझने में छात्रों को सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, गणित के लिए बच्चों की क्षमता को विकसित करना और स्वतंत्र रूप से ज्यामिति के प्रयोग और उनके प्रमाण तैयार करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी का, गणित के लिए बच्चों की क्षमता को विकसित करना। यह आप खूब पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं इस बात को। नेक्स्ट देखिए 8 का प्रश्न। गणित की पाठ्य पुस्तक में अलग अलग विषयों में शामिल अभ्यास समय खंड का उद्देश्य क्या होता है। दिनचर्या में परिवर्तन करना, समय के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना और छात्रों के लिए मस्ती और मनोरंजन प्रदान करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, यानी छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम के अवसर हैं वो प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। अब देखिए नेक्स्ट 9 का प्रश्न। गणित शिक्षण में प्रमुख शब्दावली के निरंतर अनुस्मारक प्रदान करने के लिए पूरे स्कूल वर्ष में कक्षा में कथन पट्टिका प्रदर्शित करना इस के रूप में जाना जाता है। यानी कक्षा में जो कथन पट्टिका प्रदर्शित होती है वो किस रूप में जानी जाती है। नामांकन, शब्द भित्ति, रचनात्मकता और आरेखन। तो यहाँ जो पट्टिका है उसी से मतलब है भित्ति, यानी जो दीवार के ऊपर शब्द लिखे हुए होते हैं वो होती है शब्द भित्ति। तो इस तरह से बी का ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट 10 का देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जो गणितीय प्रश्न होते हैं उनकी कैलकुलेशन करने में समय लगता है, इसलिए आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अंत तक धैर्यपूर्वक इस वीडियो में बने रहें। वीडियो को छोड़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। अब देखिए आकृतियों की इकाई से शिक्षक छात्रों को आकृतियों का उपयोग करके किसी भी छवि को बनाने रेखांकित करने के लिए कहता है। वह कौन सा उद्देश्य है जिसे इस गतिविधि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान, अवधारणा, निर्माण करना और अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा निर्माण करना। नेक्स्ट 11 का देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित अधिगम के संदर्भ में एक वांछनीय मूल्यांकन अभ्यास को दर्शाता है। इन ऑप्शन के ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करने वाले नहीं हैं क्योंकि आपकी परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आ चुकी हैं, इसलिए डायरेक्ट में इनके आंसर ही बता रहा हूं और आप है वो भी अपना समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा मैं इस वीडियो में व्याख्या करने वाला नहीं हूँ। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को समझाने लायक है उसी को मैं यहाँ समझाऊंगा। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। इसके छात्रों का आकलन करने के लिए केवल पेपर पेंसिल कार्य अनुकूल होता है क्योंकि उन्हें सटीक उत्तरों की आवश्यकता होती है। संवाद पर अधिकार रखना और बच्चों के साथ एक की चर्चा करना भी उनका आकलन करने में सहायक हो सकता है। और मूल्यांकन उत्पाद उन्मुख होना चाहिए और बच्चे के सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बच्चों के गलत उत्तर को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि हमें बच्चों की ताकत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी का, संवाद पर अधिकार रखना और बच्चों के साथ एक की चर्चा करना भी उनका आकलन करने में सहायता हो सकता है। नेक्स्ट 12 का देखिए। गणित के कुछ भागों की कम समझ का कारण क्या हो सकता है। यानी बच्चे गणित के कुछ भागों में समझ कम रखते हैं, उसका क्या कारण है। शिक्षक द्वारा प्रेषित और छात्रों द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के बीच अंतराल, अस्वास्थ्यकर घर का वातावरण, घर पर कम या कोई भाई बहन नहीं होना, उचित पोषक तत्वों की कमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला ही होगा क्योंकि शिक्षक के बच्चों को समझाने में कहीं ना कहीं कमी है
या फिर छात्र द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया जाता है उसमें काफ़ी लंबा अंतराल हो जाता है, यानी शिक्षक बता के चला जाता है और छात्र उसका स्पष्टीकरण कई दिन के बाद में करते हैं। तो ये इस वजह से गणित के कुछ भाग हैं उनको समझने में बच्चे हैं वो कठिनाई महसूस करते हैं। नेक्स्ट 13 का प्रश्न देखिए। कक्षा 2 का एक छात्र श्याम है जो 368 को 368 पढ़ता है, लेकिन जब लिखता है तो इसको 368 इस तरह से लिखता है, 300 पूरे लिखता है फिर 68 लिखता है। तो उसकी गलती को सही करने की सबसे अच्छी विधि क्या हो सकती है? 368 को सही ढंग से लिखें और उन्हें 10 बार लिखने के लिए कहें। उन्हें स्थानीय मान समझें और फिर उसे लिखने के लिए कहें। ऐसी गलती के लिए उन्हें दंडित करें और उसके माता पिता को लिखित शिकायत भेजें। तो इसका राइट आंसर है वो बी का होगा, उसे स्थानीय मान समझें। क्या 368 है, उसमें 3 का स्थानीय मान 300 होता है, 6 का स्थानीय मान 60 होता है और 8 का स्थानीय मान 8 होता है। इस तरह से जब हम इसको लिखते हैं तो ये 368 इस तरह से लिखा जाता है और इसी तरह से पढ़ा जाता है। इस तरह से उसको ये समझाएं और उसके बाद में ऐसे प्रश्न हैं उनका बार बार अभ्यास कराएं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न देखिए। अनिल मौखिक रूप से सभी सवाल का जवाब देने में सक्षम है, लेकिन समस्याओं का समाधान लिखते समय गलतियां करता है। उनके लेखन में त्रुटि को दूर करने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक रणनीति क्या है वो आपको बतानी है। उसे हर दिन 10 समस्याओं का असाइनमेंट देना, ब्लैक बोर्ड पर एक समस्या को हल करने के लिए उसे बुलाना, उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो, और उसी स्कूल में घंटों के बाद अभ्यास परीक्षण देना, लगातार 1 महीने तक देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ये सी वाला। उसे कार्यपत्रक, ऐसे कार्यपत्रक दें जिसमें आंशिक समस्या है उसको हल कर दिया जाता है और बाकी की जो समस्या है उसको पूरा कर दिया जाता है। जैसे जोड़ ही यहाँ बताया जा रहा है, तो ये जोड़ जैसे ये दिया गया है यहाँ, तो यहाँ भर दिया और ये कर दिया, अब यहाँ खाली जगह छोड़ दी तो इसको भरवाया जाए। तो इससे क्या होगा कि जो लिखने की त्रुटि है वो उसकी दूर हो जाएगी। अब देखिए 15 प्रश्न। गणित को किस कारण से ज्ञान से एक संगठित संरचना के रूप में जाना जाता है? यह मानव मन की शक्ति में अंतर्दृष्टि देता है। आरेख है और चिन्हों का प्रयोग गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक समस्या को पहले से प्रमाणित समस्याओं या अवधारणाओं से तार्किक रूप से परिमाणित किया जाता है। और सौंदर्य उस तरीके से पाया जाता है जिस तरह से असंबंधित तथ्यों की अस्त व्यस्तता को तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है वो पहला होगा, यह मानव मन की शक्ति में अंतर्दृष्टि देता है। नेक्स्ट देखिए 16 प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा मात्रा के मापन के शिक्षण और सीखने के संदर्भ में एक वांछनीय अभ्यास है? घन के आयतन का सूत्र लिखने से शुरू कीजिए। शुरुआत से ही सटीक गणना को प्रोत्साहित कीजिए। छात्रों को 2D वाले होते हैं, लंबाई और चौड़ाई वाली आकृतियां। आंकड़ों की मात्रा की पहचान बताने से शुरू कीजिए और छात्रों को विभिन्न वस्तुओं की मात्रा की गणना करने के तरीकों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये होगा चौथा, छात्रों को विभिन्न वस्तुओं की मात्रा की गणना करने के तरीकों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 17 प्रश्न। यदि किसी पुस्तक को 20% छूट पर बेचा जाता है, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 570 रुपये है तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो छूट होती है वो हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर दी जाती है। तो यहाँ हम 570 है उसका 20% ज्ञात करके इस 570 में से घटा देंगे, वो इस पुस्तक का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 20% ज्ञात करने से 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी और 57 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 114। तो यानी 570 है, उस 570 में से 114 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा इस पुस्तक का विक्रय मूल्य। तो यहाँ आ जाएगा आपका 456 रुपये। तो 456 है वो इस पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। 18 का प्रश्न देखिए। 7168 को कौन सी निम्नतम संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो यहाँ आपको इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले जो 7168 है उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे और फिर उनमें 2-2 के समूह बनाने होंगे। जो जिस अंक का समूह नहीं बने उसी संख्या से उसको विभाजित कर देना है। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक 8 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा,
2 तिये 6, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। फिर से 2 का भाग देंगे 4 और फिर आ जाएगा 4 और ये 8। फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 2 4। फिर से देंगे 1 1 2। फिर से 2 का देंगे तो आएगा 56, 56 में फिर 2 का देंगे आ जाएगा 28, 28 में फिर 2 का देंगे आ जाएगा 14 और 14 में फिर से 2 का देंगे 7 आ जाएगा, 7 में 7 का भाग देंगे 1। तो यहाँ देखिए इसके हो गए। अब यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड आए उनमें 2 2 का समूह बना दीजिए। एक समूह ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 1 2 ये है और 1 ये है, इनका भी समूह बन गया। अब बच गया क्या, 7 बच गया। तो ये 7 का समूह नहीं बना, तो इसीलिए जो 7 अभाज्य गुणनखंड है ये जो बच गया इसी का हम इसमें भाग लगा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 7 ऑप्शन इस सह में दिया गया है। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना था। अब देखिए नेक्स्ट 19 का, चतुर्भुज के कोण क्रमशः है 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है, तो चौथा कोण बराबर होगा। बड़ा ही सिंपल है क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आप इन तीनों कोणों का योग कीजिए और 360 में से घटा दीजिए, तो इन तीनों का योग होता है आपका 290। अब इसमें से ये घटा देंगे तो बचेगा 70 डिग्री। 70 डिग्री ऑप्शन है, पहले ही ऑप्शन में दिए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट 20 का प्रश्न, एक नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या 27 है, तो उस नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ देखिए विकिरण की संख्या दी गई है, तो विकिरण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n इंटू n-3/2 बराबर होता है विकिरणों की संख्या। तो यहाँ 27 दिया हुआ है। अब इसको जब सरल करेंगे तो आएगा n इंटू n-3 और वज्र गुणा करेंगे तो ये 27 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया 54। अब यहाँ n है वो भुजाओं की संख्या है, तो अब आप अनुमान लगाइए कि हम कौन सी संख्या लें कि उसमें से 3 घटाएं और फिर उस संख्या से उसी को गुणा करें तो 54 आ जाए। तो यहाँ देखिए आप विचार कीजिए 9 है, अब 9 में से यहाँ 3 को घटाइए तो बचेगा कितना 6। अब यहाँ देखिए 9 है उसको 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 54 आता है। तो यहाँ हमारे पास में n यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 9 आ गई। अब n भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n गुणा n-2 गुणा 180/n। यह होता है प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करने का सूत्र। यह सूत्र आपको याद रखने होते हैं। n यहाँ भुजाओं की संख्या होती है, तो भुजाएं हैं 9, 9 में से 2 घटाओ गुणा 180 से करो और फिर भागे 9 का लगा दो। तो यहाँ देखिए 9 दूनी 18 और एक 0 लगा देंगे और 9 में से 2 को घटा देंगे 7 बचेगा और 7 को 20 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 20 आते 140। तो 140 ऑप्शन है वो कौन से में दिया गया है, पहले में ही दिया गया है। तो इस तरह से आपको ये सवाल है वो हल करना था। अब देखिए 21 का प्रश्न, ये औसत से संबंधित है। एक हवाई जहाज में बैठे 150 व्यक्तियों का औसत वजन 80 किलोग्राम है, तो पूरा वजन कितना होगा वो आप ज्ञात कर लीजिए। 150 को 80 से गुणा करके 15 8 120 और ये 2 0 इसके लगा दीजिए, तो कितना आ गया 12,000 हो गया उन 150 यात्रियों का कुल वजन। हवाई जहाज के वजन और हवाई जहाज में बैठे 150 व्यक्तियों के वजन का कुल योग कितना है 35,000 है, यानी इसमें हवाई जहाज का वजन भी शामिल हो गया और 150 जो यात्री थे उनका वजन भी आ गया। तो हवाई जहाज का वजन ज्ञात कीजिए, तो इस 35,000 में से 12,000 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 23,000 किलोग्राम। तो 23,000 दिया गया फोर्थ ऑप्शन में, तो ये डी का ऑप्शन इस तरह से इसका हल हो जाएगा। अब देखिए 22 का, एक विद्यालय 7 उपसत्र परीक्षाएं कराता है। पहली 3 उपसत्र परीक्षाओं में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 50, तो 3 में प्रत्येक का 50 औसत है, तो कुल कितने हो गए तीनों में 150 अंक हो गए। ठीक है, छात्र द्वारा शेष, अब 7 में से 3 सत्र के तो ये दे दिया, तो शेष कितने बचे 4 सत्र बचे
और उनमें प्रत्येक का औसत कितना है 85 है, तो इसको 85 से गुणा कर दीजिए। तो यह हो जाएगा 4 पंजे 20, असल की 2, 8 चौक 32 और 2 34, 340 अंक हो गए इन 4 के। तो अब यहाँ क्या पूछा कि सभी परीक्षाओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो अब इनका योग करके 7 का भाग दे दीजिए। ये 9 490 हो गया और 70 कितने थे टोटल 7 थे, तो 7 का भाग लगा दीजिए, 7 7 49 और 1 0। तो जो प्रत्येक सत्र है सभी सत्र है उनका औसत हो जाएगा 70 अंक। तो ये बी ऑप्शन में दिया गया है 70। अब नेक्स्ट देखिए 23 का, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबाई और 8 मीटर 80 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल लगाने के लिए न्यूनतम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फिर उसमें से एक टाइल का क्षेत्रफल है उसका भाग इसमें लगा देंगे। अभी यहाँ वर्गाकार है टाइल, तो देखिए कैसे ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले तो ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, उसके सबके सेंटीमीटर बना लीजिए, तो यह हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। फिर 8 मीटर है, उसके 800 सेंटीमीटर हो गए, 80 इसमें से जोड़ दीजिए तो 880 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा इसे फर्श का क्षेत्रफल। अब इन 560 और 880 है उसका हम क्या ज्ञात कर लेंगे, मैसप ज्ञात कर लेंगे, यानी महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर लेंगे, वो एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 560 है, उसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो होता है 8 7 56, तो 7 गुणा 80 हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। और जो 880 है उसके हम गुणनखंड कर सकते हैं 11 गुणा 80। तो यहाँ देखिए इन दोनों में 80 80 कॉमन आ रहे हैं, तो इन्हें दोनों में हम 80 है उसको कॉमन ले लेंगे, यानी मैसे पे आ जाएगा इसका। और जब मैसे पे है उसको गुणा करते हैं, उसका वर्ग जब हम ज्ञात करते हैं तो वो होता है एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम बटा में लिख देंगे 80 गुणा 80। अब ये 1 1 0 से 1 1 0 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 8 का भाग इसमें देंगे तो 11 आएगा और यहाँ आएगा 7। अब 7 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 77। तो यानी उस फर्श में 77 टाइलें हैं वो लगेंगी, जो डी ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन। अब देखिए 24 का प्रश्न, एक निश्चित धनराशि 3% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों और 3 वर्षों के साधारण ब्याज के बीच अंतर है 330 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए आप धनराशि है उसको अक्ष मान लीजिए और साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है PTR/100 यह होता है। तो यहाँ देखिए 4 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है वो होगा अक्ष गुणा यानी मूलधन और समय यहाँ 4 दिया गया है, दर 3 है बटा 100 है। और 3 वर्ष है उनके लिए हो जाएगा 3 अक्ष मूलधन है, ये समय 3 वर्ष और दर भी 3 वर्ष और बटा 100। अब इन दोनों का अंतर है वो कितना है 330 है। तो यहाँ देखिए ये तो कितने हो गए 4 तिये 12 अक्ष हो गए और बटा में 100 और माइनस ये हो गए 3 तिये 9 अक्ष बटा 100 और बराबर 330। अब यहाँ नीचे बटा में 100 है, तो 12 में से 9 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे 3 अक्ष बचेंगे और बटा 100 बराबर 330। अब इनका हम जब वज्र गुणा करेंगे तो आएगा 3 अक्ष बराबर 330 और इसको 100 से गुणा करेंगे 2 जीरो और लगा दीजिए। अब इस 3 का पक्षांतरण कर दीजिए तो ये बटा में हो जाएगा और जब 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो आएगा 3 3 एकम 3 3 एकम 3 और ये 3 जीरो, ये आ जाएगा आपका अक्ष। और अक्ष आपने क्या माना था, यहाँ जो धनराशि थी उसको माना था। तो ये 11,000 है वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो वह धनराशि क्या हो जाएगी 11,000 हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट 25 का प्रश्न, इसमें आपको एक त्रिभुज दिया गया है और यहाँ जो ये थीटा कोण है उसका मान दिया गया है 80 डिग्री और ये जो आकृति है वो कैसी है, समद्वि बाहु आकृति है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर की भुजा है और ये भी 3 सेंटीमीटर की भुजा है। तो जब समान भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण हैं वो भी बराबर होते हैं, तो ये हो गए अक्ष अक्ष। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब इस 180 में से इस 80 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा और ये 100 है वो इस C और B कोण का योग है। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसमें 2 का भाग लगा दीजिए तो कितना आएगा 50 डिग्री। ये 50 डिग्री पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट
तीन कोण दिए गए हैं ए बी और सी। अब इनमें कंडीशन क्या दी गई है, 3A बराबर है 9B बराबर है 3C के रूप में संबंधित हैं। यानी ये तीनों कोण हैं वो इस रूप में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। यदि A और C कोण हैं वो पूरक हैं, यानी A और C है वो पूरक कोण है, यानी इन दोनों का योग क्या है 90 डिग्री है। तो तीनों कोणों के योग आपको ज्ञात करने हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण आप इस तरह से बनाइए कि 3A बराबर 7C। तो A बराबर कितना हो जाएगा, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो हो जाएगा 7C बटा 3। अब यहाँ देखिए ये A की जगह मान रख दीजिए। यहाँ ये पहला जो समीकरण है उसमें A की जगह ये 7C बटा 3 है वो रख दीजिए, और ये C इस तरह से मान लीजिए आप। अब इसको एलसीएम लेकर के जब सरल करेंगे तो आएगा 7C प्लस 3C बटा 3 और बराबर 90। अब इसका वज्र गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10C, और बराबर इस 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 270। अब 10 का पक्षांतरण कर देंगे तो 70 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 का भाग देंगे तो 27, यानी C कोण है वो हमारे पास में आ गया 70 डिग्री। अब यहाँ देखिए पहला जो समीकरण था उसमें A और C है, उन दोनों का योग कितना था 90 डिग्री था। तो अब A का मान कितना हो जाएगा, यानी ये आप इसे 90 में से घटा दीजिए इस 27 को, तो इसमें से जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 63 डिग्री का। तो A है उसकी वैल्यू आ गई 63 डिग्री। अब दो कोण आ गए, अब हमें B कोण और ज्ञात करना है। तो B का संबंध क्या है, यहाँ देखिए 3A के बराबर में है 9B। तो यहाँ देखिए A का मान कितना आया 63 आया है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 3 गुणा 63 और बराबर में 9B है। अब यहाँ इस 9 का पक्षांतरण कर दीजिए तो ये यहाँ से हट करके यहाँ भाग में आ जाएगा, तो ये 9 साते 63 आ जाएगा, और 7 को 3 से गुणा कर देंगे तो 21। तो यानी B है, B कोण है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 21। अब इन तीनों का योग कर दीजिए, जब 27, 63 और 21 इन तीनों का योग करेंगे आप तो आएगा 111 डिग्री। तो ये 111 डिग्री है वो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज आपको पता ही है कि उसकी आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और सम्मुख कोण है वो भी बराबर होते हैं। ये जो भी चतुर्भुज है या जो भी आकृतियां हैं उसका नाम आते ही आपके दिमाग में उसके जो गुण हैं वो आ जाने चाहिए। अब यहाँ देखिए एक इसको नाम दे देते हैं ABCD। अब यहाँ बताया गया है कि कोण BAD यानी ये कोण है वो 50 डिग्री का है, और BD इसमें विकिरण है, ये BD है, ये इसमें विकिरण दिया हुआ है। तो कोण DBC की गणना कीजिए, यानी DBC ये कोण आपको बताना है। तो आपको ध्यान नहीं होगा कि जब एक ही रेखा के ऊपर बने आसन कोण हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी वो संपूरक होते हैं। तो यहाँ A कोण 50 डिग्री है, तो ये B कोण ज्ञात करने के लिए हम 180 में से घटा देंगे तो ये कितने का आ जाएगा 130 डिग्री का आ जाएगा, यानी ये पूरा कोण है वो 30 डिग्री का है। और जब यहाँ BD विकिरण खींचा गया है तो ये इस कोण को कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। तो 130 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा, जो किसमें दिया गया है D ऑप्शन में दिया गया है। तो ये जो DBC कोण है वो आ जाएगा आपका 65 डिग्री। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना था। अब देखिए नेक्स्ट, अक्ष और y के मानों के निम्नलिखित में से किस युग्म के लिए संख्या, ये यहाँ संख्या दी गई है अक्ष 1 2 3 y। अब यहाँ अक्ष और y दोनों से विभाजित है, यानी ये आपको एक संख्या बनानी है। यहाँ अक्ष की जगह भी आपको अंक रखना है और इस y की जगह भी अंक रखना है, और जो अंक यहाँ आप रखें उन दोनों का भाग इस संख्या में जाता हो उस तरह से आपको करना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन से करेंगे, यानी अक्ष की जगह हम 3 रख दें और y की जगह 6 रख दें तो आपकी संख्या ये बन जाएगी। अब देखिए यहाँ हमने अक्ष और y का मान कितना रखा है, 6 और 3 रखा है, 3 और 6 रखा है। तो इस संख्या में देखते हैं कि 3 का भाग जाता है ये, तो 3 की भाजकता का नियम होता है कि इन अंकों का योग करो। 3 1 4, 4 2 6, 6 और 3 हो जाएगा 9, और 9 और 6 हो जाएगा 15। तो 15 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब
छक्की भाजकता नियम होता है कि जिसमें 3 और 2 दोनों का भाग जाए। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक 6 है, तो 6 होने की वजह से इसमें 2 का भाग भी जाएगा। जब 3 और 2 दोनों का भाग जा रहा है तो इसका मतलब 6 का भी भाग इसमें जाएगा। तो यानी ये पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी में भी आप इसी तरह से रख करके देखें, आपके किसी भी ऑप्शन में यहाँ संख्या देखिए यहाँ बन जाएगी 1 2 3 और 4। अब यहाँ आपको देखना है कि 7 और 4 का भाग इस संख्या में जाना चाहिए। तो 4 का भाग है एक संख्या का देख करके देख लीजिए, 7 एकम 7 है, फिर यहाँ 12 हो जाएंगे, 0 लगा दीजिए, 7 एकम 7 है, और यह हो जाएंगे आपके 5 53 7 7 49 4 44 बच गए। तो 44 है वो 7 के पहाड़ी में आते ही नहीं है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। और अगर 2 और 1 रखेंगे तो आपकी संख्या बनेगी 2 1 2 3 और 1। अब यहाँ 2 और 1 का भाग जाना चाहिए, तो यहाँ 1 का भाग है तो जाता है, हर संख्या में जाता है, लेकिन यहाँ देखिए 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ विषम अंक आ गया। तो इसलिए ये पहला ऑप्शन ही है वो ही इसका सही हो जाएगा। x और y का मान 3 और 6 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ये घातांकों का है। 64 की घात है x माइनस 1 है और उसमें 4 की घात है 4x माइनस 1 है, उसके बराबर में 65 होने चाहिए। अब यहाँ आपको इन अंकों में से x का मान रखना है। तो यहाँ 2 4 और 5 रखेंगे, उससे आपका ये समीकरण है वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। यहाँ देखिए हम 1 को रखेंगे, जब 1 को रखेंगे तो ये 64 है और x की जगह 1 रखा तो 1 में से 1 को घटा देंगे, 0 घात हो जाएगी इसकी, प्लस है ये 4 और यहाँ 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और उसमें से 1 घटा देंगे तो घात 3 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए किसी भी अंक के 0 घात होने का मतलब 1 होता है। ये मैंने आपको घातांक के नियम है उनसे संबंधित वीडियो बना करके दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और घातांकों के जो नियम है उनको समझ सकते हैं। अब 4 के घात 3 है, इसका मतलब है 4 है वो स्वयं से 3 बार गुणा होगा, तो 4 चौक 16 16 चौके 64। अब 64 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो ये एक मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका आंसर है वो 1 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम सवाल, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1584 है, उनका महत्तम समापवर्ती यानी 4 है, तो दोनों पूर्णांकों की संख्या 34 से अधिक है, पूर्णांकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि ये 2 संख्याएं हैं वो x और y हैं और महत्तम इनका 4 है, इसका मतलब है यानी एक संख्या x है तो दूसरा महत्तम है, यानी इन दोनों में उसका भाग जाता है, तो यानी 4x हो गई एक संख्या और 1 हो गई आपकी दूसरी भी कितनी हो गई, 4y हो गई। और जब इन दोनों का गुणा किया जाता है तो वो किसके बराबर है, 1584 के बराबर है। तो ये कितना हो गया, 4 चौक 16 xy हो गया और बराबर में 1584। जब इसका पक्षांतरण कर देंगे तो आ जाएगा 4y बराबर, इसमें 16 का भाग लगा दीजिए आप, तो 16 का भाग लगाएंगे इसमें तो आएगा कितना, 16 9 144 और जब 158 में से 144 को घटाएंगे तो बचेगा 4 1 14 और फिर से 4 बच गया तो 144 16 9 144, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, 99 हो गया। अब यहाँ बात की, अब 2 संख्याएं x और y की जगह आपको 2 संख्याएं लेनी है और उनका गुणा करना है कि उनका गुणनफल है वो कितना हो, 99 हो। तो देखिए 3 को 33 से गुणा करते हैं तो 99 आता है एक तो, और दूसरा इसमें करेंगे और 99 कौन सी संख्या से आते हैं, 11 9 में 99, यानी 11 को 9 से गुणा करते हैं तो भी कितने आते हैं, 99 आते हैं। यानी इन ये 2 टुकड़े यहाँ ऐसे हो रहे हैं कि जिनको गुणा करने से 99 होते हैं। अब यहाँ इनका महत्तम क्या है, कितना है, 4 4 है, तो यहाँ देखिए इसको गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो गया, 12। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगी हुई है कि दोनों जो पूर्णांक है वो 34 से अधिक होने चाहिए, तो ये पहला युग्म तो नहीं हो सकता संख्याओं का, तो फिर कौन सा होगा, ये दूसरा होगा। अब देखिए इनको 4 4 से गुणा कीजिए, 11 चौके 44 एक युग्म हो गया और 9 चौके 36, तो यहाँ देखिए ये दोनों युग्म किससे ज्यादा हो गए, 34 से ज्यादा हो गए। अब इन दोनों का गुणनफल हम करेंगे तो कितना आएगा,
1584 आएगा। तो अब ये दो पूर्णांक संख्या है, इनका अंतर हमें बताना है। तो 44 है, उसमें से 36 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 ऑप्शन है वो इसी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आशा है साथियों आपको सभी प्रश्नों के जवाब हैं वो मिल गए होंगे। अब आप फटाफट से अपना स्कोर है वो कमेंट करके बता दीजिए। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।